चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जो बोल रहे हैं उनको वही। कुछ लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, कुछ लोग गुड इवनिंग बोल रहे हैं। सुधीर कुमार, सोनी कुमारी, आर्यन राज, सिकंदर शर्मा, शोभा कुमारी, मोहम्मद समीर, अमन कुमार, आर्यन राज, सुधीर कुमार, दीपक महतो, राजकुमार, विनोद यादव, सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए, ये जो बैच है, ये बैच आपको बैच के विषय में सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं। ये जो बैच है आपको संस्थान के भीतर जो कई सारे फाउंडेशन बैच चलते हैं, उस फाउंडेशन बैच में एक फाउंडेशन बैच शाम में 5 से 7 चलता है। शाम में 5 से 7 जो फाउंडेशन बैच चलता है, उसी बैच का क्लास लगा रहे हैं। 5 से 7 फाउंडेशन बैच जो चलता है, उसी बैच का क्लास लगा रहे हैं। और इस फाउंडेशन बैच में हम प्राचीन भारतीय इतिहास को शुरू किए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, और जहां तक हमें स्मरण है, प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है हम पढ़ा रहे थे, वैदिक सभ्यता के विषय में पढ़ा रहे थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है वैदिक सभ्यता के विषय में, वैदिक सभ्यता के विषय में जो है हम आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है। और इसके बाद अगली बात यह है कि आपको जो ये बैच ऑफलाइन प्रारंभ होगा। ये बैच ऑफलाइन 30 जनवरी से, ऑफलाइन 30 जनवरी से जो है प्रारंभ होगा। 30 जनवरी से ये बैच ऑफलाइन प्रारंभ होगा और तब फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगा। फिलहाल ये बैच आज सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में है। आज सिर्फ और सिर्फ जो है आपको ऑनलाइन मोड में है। ठीक है। टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ दिए है ना, बैच स्टार्ट हो गया है। चलिए, तो ये तमाम प्रकार की जानकारियां हैं और ये तमाम प्रकार की जानकारियों से जो है हम आपको अवगत करवा दिए हैं। ठीक है। तो ये सभी प्रकार की जानकारी है, इस जानकारी से जो है हम आपको अवगत करवा दिए हैं। ठीक है। दरोगा थर्ड बैच 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। दरोगा थर्ड बैच 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। जो शाम में 5 से 7 बैच है, उसका 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। इसका रिकॉर्डिंग रहेगा, हाँ रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेगा, ऐप पर रहेगा रिकॉर्डिंग। चलिए, तो अब जैसा कि हम आपको पढ़ाते हैं, और जो हम आपको पढ़ाते हैं उसमें पिछले दिन जो पढ़ाए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो लास्ट क्लास जो हुआ था इस बैच का 18 जनवरी को हुआ था। 18 जनवरी बुधवार पड़ता है। 18 जनवरी को नहीं, इस बैच में 18 जनवरी को क्लास नहीं हुआ था। लास्ट क्लास जो आपका हुआ था 17 जनवरी को हुआ था। 17 जनवरी को जो है क्लास हुआ था। 17/1/2023 17 जनवरी को क्लास हुआ था। और 17 जनवरी को 5 से 7 बैच में मेरा ही क्लास हुआ था। और जो हम आपको क्लास लिए थे, इसमें जो चीज़ पढ़ाए हुए थे 17 जनवरी को, उसी का जो है ये क्वेश्चन है। और इसका जो है आपको आंसर देना है। जो भी है उन सभी चीज़ों को जो है देखते हैं। हाँ, ऑफिस खुला हुआ है, ऑफिस खुला हुआ है। नोट प्रोवाइड कीजिए। नोट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, बल्कि बैच में लिखाते हैं। इसलिए जो है नोट प्रोवाइड नहीं हुआ है। हाँ, तो दरोगा थर्ड बैच पीछे हो गया है तो विद्यार्थी के कारण हुआ है।
अब हमेशा झगड़ा करते रहता है, मारपीट करता है, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और उस बैच के चक्कर में जो है मेरा फाउंडेशन बैच सब गड़बड़ हो जा रहा है, समझ गए। स्पेशली शाम का फाउंडेशन बैच जो है गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, हमको पता है, हमको सब चीज़ पता है। ऑनलाइन वाला का कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है। चलिए, सब चीज जो भी दिक्कत हो रहा है, देखिए जब कोई भी इंसान आगे बढ़ता है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे रोड़े उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो संस्थान भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे रोड़े जो है आपको आकर के खड़ा हुआ है। तो सब चीज़ को हम देख रहे हैं, समझ गए, सब चीज़ को हम देख रहे हैं। मैनेजमेंट को भी हम सुधार रहे हैं, मैनेजमेंट को सुधार रहे हैं। जो भी संस्थान के भीतर गलत लड़का था उन सभी को संस्थान से बाहर कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है, और दूसरा चीज़ जो है ये भी कर रहे हैं कि अभी जो हम आपको क्लास ले रहे हैं, हम अपने रूम से क्लास ले रहे हैं। अभी जो हम आपको क्लास ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बैच बंद होता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, सिलेबस पीछे जाता है हमको बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं है। सिलेबस जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना जल्दी हम नया बैच देंगे, उतना जल्दी नया बैच देंगे तो स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा पैसा कमाएंगे, जो सच बात है, समझ गए। तो इसमें मुकेश जी, हम आपका मैसेज पढ़ लिए हैं। आपको एक ही मैसेज को कट पेस्ट कॉपी नहीं करना है। कट पेस्ट कॉपी करने से जो है बहुत ज़्यादा ना आपको फायदा होगा ना हमको फायदा होगा। अब एक तो मैनेजमेंट को सुधार रहे हैं, और मैनेजमेंट एक दिन में सुधार वाली बात नहीं हो जाएगी। तो मैनेजमेंट जो है धीरे धीरे जो है आपको सुधर जाएगा। मैनेजमेंट को सुधार रहे हैं, गलत लड़का को संस्थान से बाहर कर दिए हैं। और दूसरी बात, अब ऐसा कर रहे हैं कि जैसे पहले मेरे रूम पर सिस्टम नहीं था, तो अब हम अपने रूम पर सिस्टम बैठा लिए हैं। अगर मान लिया जाए कुछ भी होता है कल के डेट में, अभी हमारे सामने बहुत तरह की चीज़ें होंगी, हमारे साथ बहुत तरह की चीज़ होंगी, क्योंकि हमारे पीछे जो है एक बहुत बड़े लोग लगे हुए हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है रचा गया है। खैर, उन सभी षड्यंत्रों को जो है पार करके, जो मेरा काम है पढ़ाना, हम अपने काम को लगातार जारी रखेंगे। और हम आपको भरोसा देते हैं कि आपका क्लास जो है अब किसी भी सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होगा। समझिए, क्लास जो है किसी भी सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होगा। और क्लास होगा तो स्वाभाविक सी बात है सिलेबस ख़त्म होगा, और आपको सिलेबस ख़त्म होने से मतलब है, आपको पढ़ने से मतलब है। तो अगर मान लिया जाए कि देखिए घटना का मूल कारण भीड़ भाड़ है, तो भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए जो है एक नया बिल्डिंग भी ले लिए हैं। उस बिल्डिंग में भी जो है सभी प्रकार की चीज़ें की जा रही है, और उस बिल्डिंग के भीतर जो है क्लास जल्द से जल्द शुरू करवा देंगे, ताकि भीड़ को जो है कंट्रोल किया जा सके। एक बात ये है। और दूसरी बात ये है कि हम अपने रूम पर भी अब ऑनलाइन सिस्टम लगा लिए हैं। अभी जो हम आपको लाइव हैं, हम अपने रूम से लाइव हैं, यहाँ पर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया जाए कि संस्थान के भीतर कोई भी दिक्कत होता है तो हम अपने रूम से जो है आपको क्लास अवेलेबल करवा देंगे, ताकि आपका क्लास चलता रहे, समय पर आपका सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है। चलिए, अब आ जाइए। अब फालतू लोग जो है, जो इस बैच के लोग हैं, वो अपना पढ़ने पर ध्यान दीजिए, और फालतू लोग जो है ऐसे कमेंट करते रहेंगे, और जो फालतू लोग कमेंट करते रहेंगे उनको कमेंट करते रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है। आ जाइए, आ जाइए। अब
जिनको कमेंट करना है कमेंट करने दीजिए, जिनको पढ़ना है, जो पढ़ने के लिए आए हैं, जो इस बैच के हैं पढ़ने के लिए आए हैं, तो आइए आराम से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद की लिपि कौन सी है तथा इसे सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ऋग्वेद की जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा है। दूसरा है देवनागरी लिपि किस लिपि का आधुनिक रूप है? तो देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि का ही आधुनिक रूप है, ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप है, ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप है। आगे, ऋग्वेदिक समाज में कितने वर्णों की उपस्थिति थी तथा कौन कौन से थे? तो ऋग्वेदिक समाज में जो है 4 वर्णों की उपस्थिति थी। कितने वर्णों की? 4 वर्णों की उपस्थिति थी। और कौन कौन से 4 वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में दादा दादी नाना नानी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? नप्त्री शब्द का। किस शब्द का? नप्त्री शब्द का प्रयोग किया जाता था, नप्त्री शब्द। ऋग्वेदिक काल में समाज कैसा था? तो ऋग्वेदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था। समाज कैसा था? आपको पितृसत्तात्मक। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वेदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल में परिवार के मुखिया पिताजी होते थे और पिताजी को कुलप कहा जाता था। पिताजी को क्या कहा जाता था? कुलप। पिताजी को क्या कहा जाता था? कुलप। ऋग्वेदिक काल में कौन कौन सी प्रथा का प्रचलन था? तो ऋग्वेदिक काल में जो है आपको दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का प्रचलन था, नियोग प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का प्रचलन था, नियोग प्रथा का प्रचलन था, नियोग प्रथा का प्रचलन था, विधवा विवाह प्रथा का प्रचलन था, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह प्रथा का प्रचलन था। तो ये तमाम प्रथाओं का प्रचलन था। ऋग्वेदिक काल में कन्याओं को जो उपहार दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेदिक काल में कन्या को जो उपहार दिया जाता था उसे वहतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वहतु। उसे वहतु कहा जाता था, वहतु। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? जब उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह, जब उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह, उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह निम्न वर्ण की महिला के साथ, उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह निम्न वर्ण की महिला के साथ, निम्न वर्ण की महिला के साथ होता था, तो उसी को जो है अनुलोम विवाह कहा जाता था। फिर प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? तो उच्च वर्ण की महिला का विवाह, उच्च वर्ण की महिला का विवाह, उच्च वर्ण की महिला का विवाह जब निम्न वर्ण के पुरुष के साथ होता था। उच्च वर्ण की महिला का विवाह जब निम्न वर्ण के पुरुष के साथ होता था, निम्न वर्ण के पुरुष के साथ होता था, तो इसी को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। आगे चलिए, तो ये सब जो है पिछले सेशन में हम आपको बताए हुए थे। नियोग प्रथा बताए हुए हैं, समझ गए? नियोग प्रथा बताए हुए हैं। अब क्या होता है, हम 72 बार एक चीज को नहीं बताएंगे, ठीक है? तो अब हम लोग आ जाते हैं, कुल मिलाकर के देखें तो जो हम लोग पढ़ रहे थे, कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जो हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल के अंतर्गत जो है ऋग्वेदिक काल के विषय में पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें जो है हम लोग ऋग्वेदिक काल के विषय में पढ़ रहे थे। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल के विषय में पढ़ रहे थे। ऋग्वेदिक काल के विषय में पढ़ रहे थे, मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व की घटनाओं के विषय में जो है पढ़ रहे थे। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व की घटनाओं के विषय में पढ़ रहे थे। और हमने आपको बताया था कि ऋग्वेदिक काल को हम लोग 4 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। और जो 4 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, एक आपको सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक जीवन, ऋग्वेदिक कालीन लोगों के सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन के बाद राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बाद आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बाद आर्थिक जीवन,
और आर्थिक जीवन के बाद जो है आपको धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन के बाद जो है आपको धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन के बाद धार्मिक जीवन। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताए हुए थे सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो है इन चीजों को देखना होता है। समाज में कितने वर्णों की उपस्थिति थी, समाज में कितने वर्णों की उपस्थिति थी, कौन प्रथा का प्रचलन था, कौन प्रथा का प्रचलन नहीं था, इन चीज़ों को हमें देखना होता है। और जहाँ तक हमें स्मरण है, हम आपको सामाजिक जीवन के विषय में पढ़ा चुके हैं, सामाजिक जीवन के विषय में पढ़ा चुके हैं। तो आगे हम लोगों को जो है राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के विषय में जो है हमें पढ़ना है। राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के विषय में जो है आगे हम लोगों को पढ़ना है। क्या हम सही बोल रहे हैं, हाँ या ना? जो भी लोग इस बैच के हैं वो लोग आप हमको जवाब दीजिए। चलिए जल्दी जवाब दीजिए, तब आगे बताना शुरू करेंगे। चलिए हाँ, चलिए ठीक है। तो राजनीतिक जीवन, अब आ जाइए राजनीतिक जीवन। देखिए राजनीतिक जीवन, अगर राजनीतिक जीवन की हम लोग बात करें तो राजनीतिक जीवन के अंतर्गत जो है हमें यह देखना होता है कि शासन प्रशासन, राजनीतिक जीवन के अंतर्गत हमें यह देखना होता है कि शासन प्रशासन, शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता था, शासन प्रशासन कौन चलाते थे, शासन प्रशासन कौन चलाते थे, कौन सी संगठन अस्तित्व में थी, कौन सी संगठन अस्तित्व में नहीं था, इन तमाम चीजों को हमें देखना होता है। अब अगर हम ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को हम देखें, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को हम देखें तो इस समय के विषय में हमें यह पता चलता है कि इस समय समाज में कबीलाई व्यवस्था का प्रचलन हुआ करता था। इस समय समाज में कबीलाई व्यवस्था, कबीलाई व्यवस्था का प्रचलन हुआ करता था। इस समय समाज में जो है कबीलाई व्यवस्था का प्रचलन हुआ करता था और समाज में जो कबीलाई व्यवस्था का प्रचलन हुआ करता था, ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो कबीलाई व्यवस्था का प्रचलन हुआ करता था, कबीलाई व्यवस्था मतलब घुमक्कड़ जीवन, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, कबीलाई व्यवस्था मतलब घुमक्कड़ जीवन। तो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, बल्कि कभी यहां कभी वहां कभी वहां, इसी को कबीलाई व्यवस्था कहा जाता है। और आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि ऋग्वैदिक समाज या उत्तर वैदिक समाज या वैदिक समाज, वैदिक समाज के जो निर्माता थे वे आपको आर्य लोग थे। वैदिक समाज के जो निर्माता थे आर्य लोग थे और आर्यों के 5 कबीला थे। और आर्यों की हम बात करें तो आर्यों के जो है मूल तौर पर 5 कबीला थे। आर्यों के मूल तौर पर 5 कबीला थे। आर्यों के मूल तौर पर जो 5 कबीला था, आर्यों का मूल तौर पर जो 5 कबीला था, वो 5 कबीला होने के कारण ही आर्यों को पंचजन भी कहा गया है। पंचजन, पंचजन भी कहा गया है, पंचजन भी कहा गया है। और जो आर्यों के 5 कबीला थे, अनु, द्रुहु, द्रुहु, तुर्वस, तुर्वस, यदु,
यदु, पुरु, अनु, द्रुहु, तुर्बस, यदु, पुरु। आर्यों के यही 5 कबीला थे। आर्यों के जो है यही 5 कबीला थे, और इन 5 कबीला होने के कारण जो है आर्यों को पंचजन भी कहा गया है। और साथ ही साथ प्रत्येक कबीला का अपना एक राजा होता था। प्रत्येक कबीला का, प्रत्येक 5 कबीला था, प्रत्येक कबीला का मतलब सभी कबीला का अपना एक राजा होता था। और 5 कबीला के जो अपना एक राजा होते थे, अपना एक राजा होता था, उस राजा को गोप कहा जाता था, उस राजा को गोप कहा जाता था। और साथ ही साथ राजा को कबीला का संरक्षक भी माना जाता था। जो राजा होता था उसे कबीले का संरक्षक माना जाता था, उसे कबीले का संरक्षक, कबीले का संरक्षक माना जाता था। और कबीले के संरक्षक के लिए एक शब्द आया है ऋग्वेद में, गोप्ता जनस्य, गोप्ता जनस्य। और जो गोप्ता जनस्य नामक शब्द आया है, इस गोप्ता जनस्य का अर्थ होता है कबीले का संरक्षक, कबीले का संरक्षक। मतलब आप इस बात को समझिएगा, समझ गए आप इस बात को समझिएगा कि ये सब पढ़ा दिए हैं। 5 से 7 फाउंडेशन बैच की हम बात कर रहे हैं। पांच से 7 फाउंडेशन बैच की हम बात कर रहे हैं। 5 से 7 फाउंडेशन बैच वाले लोग बताइएगा क्या ये सब पढ़ा दिए हैं? नहीं पढ़ाए, ठीक है। 5 से 7 फाउंडेशन बैच वाले लोग, हाँ, नहीं पढ़ाए। चलिए ठीक है, पढ़िए तब। नहीं पढ़ा है तो ठीक है, पढ़िए। अब कुछ फालतू लोग आ गए हैं, रहने दीजिए, क्या कीजिएगा। अपने कमेंट करते करते जो है थक जाएगा, अपने चला जाएगा। उन लोग को क्लास से कोई मतलब नहीं है। जिसको क्लास से मतलब रहेगा वो कमेंट थोड़े करेगा, उन चीज़ों को ध्यान से सुनेगा, समझ गए। चलिए ठीक है, आ जाइए, अब आप लोग आ जाइए। तो यहां पर आप समझिएगा, 5 कबीला था, प्रत्येक कबीला का अपना एक राजा होता था। राजा को गोप कहा जाता था। कबीला का संरक्षक राजा होता था, और कबीला का संरक्षक जो राजा होता था उसके लिए गोप्ता जनस्य शब्द आया है। मतलब कबीला के राजा होने लगे थे। मतलब ये चीज कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ऋग्वेदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की, ऋग्वेदिक काल में जो है ऋग्वेदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की, ऋग्वेदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव पड़ चुकी थी। ऋग्वेदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव पड़ चुकी थी। मतलब राजाओं के शासन की नींव जो है पड़ चुकी थी, राजाओं के शासन की नींव पड़ चुकी थी। अब जब राजाओं यानी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव पड़ चुकी थी, तो अब जो राजा होते थे, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो राजा होते थे, राजा के पास अपनी एक सेना हुआ करती थी, और राजा उस सेना के माध्यम से शासन प्रशासन चलाने का काम किया करती थी। राजा उन सैनिकों के माध्यम से, उन सेनाओं के माध्यम से शासन प्रशासन चलाने का काम किया करती थी। शासन प्रशासन चलाने का काम जो है आपको किया करती थी। तो क्या राजा के पास सेना था या नहीं था? और अगर सेना था तो अस्थाई था या अस्थाई था? तो ऋग्वेदिक कालीन जो राजा होते थे, राजा के पास सेना थी, लेकिन ध्यान रहे वह अस्थाई सेना, वह जो है अस्थाई सेना नहीं थी, बल्कि वह अस्थाई सेना हुआ करती थी, वह अस्थाई सेना हुआ करती थी। और अस्थाई सैनिक राजा के पास हुआ करते थे। जरूरत पड़ने पर राजा
सेना का गठन कर लिया करता था और जैसे ही जरूरत खत्म हो गया वैसे ही राजा सेना को भंग कर दिया करता था, वैसे ही राजा जो है सेना को भंग कर दिया करता था, राजा सेना को भंग कर दिया करता था। और क्या इस समय कर का प्रचलन हुआ था या नहीं हुआ था? तो कर के विषय में हम आपको बता दें, टैक्स के विषय में हम आपको बता दें, जैसे कि आज जो है आपको जीएसटी नामक एक कर है, उसी प्रकार से कर के विषय में, टैक्स के विषय में हम आपको बता दें कि इस समय जो है राजा के द्वारा एक प्रकार के कर का प्रचलन कर दिया गया था जिसे बलि कर कहा जाता था। और जो बलि कर था यह स्वेच्छाचारी कर था, जो बलि कर था यह आपको स्वेच्छाकारी कर था, बलि कर स्वेच्छाकारी कर था। और इस कर को अगर किसी को देने का मन है तो वह दे सकता है, और अगर किसी को देने का मन नहीं है तो वह नहीं देगा। इस कर को अगर किसी को देने का मन है तो वह दे सकता है, और अगर नहीं देने का मन है तो वह जो है आपको नहीं देगा, वह जो है आपको नहीं देगा। समझ गए? तो ये चीज है, ये चीज है। अब इसके बाद आप आगे समझिएगा, राजा जैसे आपको आज के डेट में जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, और उस मंत्री परिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री होते हैं तथा जो अन्य प्रधानमंत्री होते हैं तथा जो अन्य पदाधिकारी हैं, जो अन्य आपको कैबिनेट मंत्री हैं, वो सभी होते हैं। उसी प्रकार से ऋग्वेदिक काल में राजा के द्वारा शासन प्रशासन चलाया जाता था, और राजा के द्वारा जो शासन प्रशासन चलाया जाता था, राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए कई सारे संगठन हुआ करते थे। तो राजा को जो सलाह एवं सहयोग देने के लिए प्रमुख संगठन था वह आपको एक सभा था और एक आपको समिति था, एक आपको सभा था और एक आपको समिति था। सभा की चर्चा ऋग्वेद में 8 बार है और समिति की चर्चा ऋग्वेद में 9 बार है। सभा की हम बात करें तो जो सभा था यह संभ्रांत लोगों का संगठन था, संभ्रांत लोगों का संगठन था, संभ्रांत लोगों का संगठन था। वही जो समिति था यह आम लोगों का संगठन था, यह आम लोगों का संगठन था, आम लोगों का संगठन था। जैसे समाज में ही आप देखेंगे तो समाज में जो है कई सारे प्रतिष्ठित लोग होते हैं, कई सारे प्रतिष्ठित लोग होते हैं, कई सारे प्रतिष्ठित परिवार होते हैं। फिर समाज में कई सामान्य लोग होते हैं। तो समाज में जो कई सारे प्रतिष्ठित लोग होते हैं, प्रतिष्ठित यानी संभ्रांत लोग होते हैं, संभ्रांत कहिए या प्रतिष्ठित कहिए दोनों एक ही बात है। तो संभ्रांत लोगों का संगठन सभा था और आम लोगों का संगठन समिति था। और यह जो सभा और समिति नामक संगठन था, सभा और समिति नामक संगठन जो है राजा को सलाह देने का काम किया करती थी, राजा को सलाह देने का काम किया करती थी। और इसके अलावे आप इस बात को भी समझिए, इसके अलावे और भी कई सारे राजनीतिक संगठन थे, जैसे कि विदत। अगर हम विदत की बात करें तो विदत जो है सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संगठनों में से एक था। सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संगठन जो है आपको विदत ही था। और आज के डेट में आप देख सकते हैं कि देश के भीतर शासन प्रशासन चलाने को, देश के भीतर बेहतर ढंग से शासन प्रशासन चलाने को लेकर जो है देश में एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है, समझ गए। और देश के भीतर शासन प्रशासन को चलाने के लिए देश को 28 राज्य में बांटा गया है, 28 राज्य को अलग अलग जिला में बांटा गया है, और जिला को अलग अलग जो है प्रखंड में बांटा गया है, अलग अलग प्रखंड को अलग अलग पंचायत में बांटा गया है, और पंचायत को कई गांव में बांटा गया है, पंचायत को कई गांव में बांटा गया है। यानी इस प्रकार से जो है आपको कई सारे राजनीतिक संगठन, कई सारे प्रशासनिक विभाजन देखने को मिलता है, कई सारे प्रशासनिक विभाजन देखने को मिलता है। तो जैसे आप देखते होंगे कई परिवार को मिलाकर एक समाज बनता है, कई समाज को मिलाकर एक गांव बनता है, कई गांव को मिलाकर एक पंचायत बनता है, कई पंचायत को मिलाकर एक
प्रखंड बनता है, कई प्रखंड को मिलाकर एक जिला बनता है, कई जिला को मिलाकर एक राज्य बनता है, और कई राज्य को मिलाकर एक देश बनता है, कई देश को मिलाकर महादेश बनता है, कई महादेश को मिलाकर संसार बना है, कई महादेश को मिलाकर संसार बना है। उसी प्रकार से ऋग्वेदिक काल में भी प्रशासनिक विभाजन किया गया था। ऋग्वेदिक काल में भी जो है प्रशासनिक विभाजन किया गया था, और ऋग्वेदिक काल में जो प्रशासनिक विभाजन किया गया था, समाज या परिवार की, समाज या परिवार की जो समझ गए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इस चीज को समझिएगा कि आपको समाज या परिवार की जो समाज या परिवार की जो मूल इकाई थी वह आपको परिवार था। और परिवार की हम बात करें तो परिवार को ही कुल कहा जाता था, परिवार को ही कुल कहा जाता था। कई कुल यानी कई परिवार को मिलाकर देखिए ध्यान दीजिएगा, कुल परिवार, कई परिवार को मिलाकर, समझ गए, कई कुल को मिलाकर एक ग्राम बनता था, कई ग्राम को मिलाकर एक विश्व बनता था, और कई विश्व को मिलाकर एक जन बनता था, और कई जन को मिलाकर एक राष्ट्र बना, कई जन को मिलाकर जो है एक राष्ट्र बना। यह जो है प्रशासनिक विभाजन है, यह प्रशासनिक विभाजन है। जैसे आप समझिएगा, गांव है, गांव के बाद पंचायत है, पंचायत के बाद प्रखंड है, प्रखंड के बाद जो है आपको, प्रखंड के बाद अनुमंडल है, अनुमंडल के बाद जिला है, जिला के बाद प्रमंडल है, प्रमंडल के बाद आपको राज्य है, राज्य के बाद देश है, राज्य के बाद देश है। उसी प्रकार से जो है कुल है, ग्राम है, विश्व है, जन है, राष्ट्र है। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। इसमें जो सबसे बड़ा संगठन था वह आपको राष्ट्र था, जो सबसे बड़ा संगठन था राष्ट्र था, यानी देश। आज के देश के संदर्भ में राष्ट्र शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता था। जैसे आज भारत देश है, उसी प्रकार से देश के लिए जो है राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये जो है आपको ऋग्वेदिक कालीन लोगों का प्रशासनिक विभाजन था। तो इस प्रशासनिक विभाजन के विषय में आप याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा यहां पर कि हम आपको राजनीतिक व्यवस्था पढ़ा रहे हैं। और अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है मूल तौर पर हमें यही देखना होता है कि शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है हमें यही देखना होता है कि शासन प्रशासन जो है आपको कैसे चलाया जाता है। समझ गए? तो अब नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिए, नीचे से आप लिखना प्रारंभ कीजिए। अब लिखिए नीचे से, राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक जीवन या राजनीतिक स्थिति, जो भी आपको लिखना है आप लिख लीजिए। नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। नीचे से लिखिए, नीचे से पॉइंट वाइज लिखिए। हेडिंग मार लिए होंगे, राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक जीवन या राजनीतिक स्थिति। अब लिखिएगा, ऋग्वेदिक समाज, ऋग्वेदिक समाज, अजीत शर्मा 1 फरवरी से शुरू होगा, बिहार दरोगा 3रा बैच। ऋग्वेदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेदिक समाज, ऋग्वेदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था।
फुल स्टॉप। उसी में आर्यों को पंचजन कहा गया है। आर्यों को पंचजन। जासर कुमार, हाँ लाइव क्लास चल रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो लगता है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, लाइव चल रहा है। ठीक है, सबका क्या किया जाए। चलिए, आप लोग को बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ लगता है, लगने दीजिए। जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा, ऐसे ही लगते रह जाएगा आप लोग को। समझ गए? पढ़ने से मतलब है नहीं। चलिए लिखिए। लिखिए, जो लोग इस बैच के हैं लिखना प्रारंभ कीजिए। आप लोग कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, ये सब कुछ पगला उगला आ गया है, कमेंट करते रहेगा। ये सब का कोई माय बाप ना है। ऑफलाइन क्लास 30 जनवरी से शुरू होगा। लिखिए, लिखिए। ऋग्वेदिक समाज, ऋग्वेदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। फुल स्टॉप। आर्यों को पंचजन कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीला थे। आर्यों को पंचजन कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीला थे। आर्यों को पंचजन कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीला थे। आर्यों को पंचजन कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीला थे। आर्यों को पंचजन कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीला थे। 1 नंबर में अनु, 1 नंबर में अनु, 2 नंबर में द्रुहु, 2 नंबर में द्रुहु। ऑफिस खुला हुआ है, ऑफिस तो सब रोज खुला हुआ है, ऑफिस खुला हुआ है। अनुद्रुहु तुर्बस यदु पुरु, 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 अनुद्रुहु तुर्बस यदु पुरु। फुल स्टॉप। अब नीचे से स्टार मार के अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। प्रत्येक कबीला का अपना एक राजा होता था। 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 प्रत्येक कबीला का अपना एक राजा होता था जिसे जिसे गोप कहा जाता था, जिसे गोप कहा जाता था। प्रत्येक कबीला का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था, जिसे गोप कहा जाता था। प्रत्येक कबीला का अपना एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। गोप कहा जाता था। उसी में ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य, ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य, ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात
ऋग्वेद में राजा को गोप्ताजनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक कहा जाता था। 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 फुल स्टॉप। अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। इस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। फुल स्टॉप। उसी लाइन में इस समय राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। इस समय राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। इस समय राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। इस समय राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। इस समय राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। इस समय राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। इस समय राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। इस समय राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। इस समय राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। अगला पॉइंट स्टार मार के। इस काल में बलि एक प्रकार का कर था। इस काल में बलि एक प्रकार का कर था। इस काल में बलि एक प्रकार का कर था। इस काल में बलि एक प्रकार का कर था। इस काल में बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देती थी। जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देता था। 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 अगला पॉइंट लिखिएगा। इस काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इस काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इस काल में सभा और समिति इस काल में सभा और समिति इस काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इस काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इस काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इस काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इस काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इस काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। आगे हेडिंग मारिएगा सभा। सभा सभा डैश देकर आगे हेडिंग मारिएगा सभा डैश देकर। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 8 बार है। 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 यह संभ्रांत एवं श्रेष्ठ लोगों का संगठन था। 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 यह संभ्रांत एवं
श्रेष्ठ लोगों का संगठन था। यह संभ्रांत एवं श्रेष्ठ लोगों का संगठन था। यह संभ्रांत एवं श्रेष्ठ लोगों का संगठन था। आगे हेडिंग मारिएगा समिति, आगे हेडिंग मारिएगा समिति, आगे हेडिंग मारिएगा समिति, आगे हेडिंग मारिएगा समिति, समिति, समिति। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 9 बार है। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 9 बार है। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 9 बार है, 9 बार है। यह आम जनों का संगठन था। 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 आगे हेडिंग मारिएगा विदत, आगे हेडिंग मारिएगा विदत, आगे हेडिंग मारिएगा विदत, विदत। आगे हेडिंग मारिएगा विदत, विदत, डैश देकर लिखिएगा। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 122 बार है। 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 यह सबसे प्राचीनतम जनतांत्रिक संगठन था। यह सबसे प्राचीनतम जनतांत्रिक संगठन था। यह सबसे प्राचीनतम जनतांत्रिक संगठन था। यह सबसे प्राचीनतम, यह सबसे प्राचीनतम जनतांत्रिक संगठन था। यह सबसे प्राचीनतम जनतांत्रिक संगठन था। यह सबसे प्राचीनतम जनतांत्रिक संगठन था। यह आमजनों का 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 संगठन था। अब नीचे से लिखिएगा स्टार मार के, नीचे से आगे लिखिएगा। ऋग्वेदिक समाज, ऋग्वेदिक समाज के अंतर्गत ऋग्वेदिक समाज के अंतर्गत ऋग्वेदिक समाज के अंतर्गत ऋग्वेदिक समाज के अंतर्गत अंतर्गत आर्यों की प्रशासनिक इकाई, आर्यों की प्रशासनिक इकाई, आर्यों की प्रशासनिक इकाई, आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में विभक्त था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में विभक्त था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में विभक्त था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में विभक्त था, जिसका क्रम निम्न है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में विभक्त था, जिसका क्रम निम्न है। जिसका क्रम निम्न है। जिसका क्रम निम्न है। अब ऐसे ही लिख लीजिए, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, 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 कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। ठीक है, तो ये हो गया आपको राजनीतिक जीवन के विषय में। ठीक है, ये आपको राजनीतिक जीवन के विषय में हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं राजनीतिक जीवन के बाद जो है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन,
आर्थिक जीवन के अंतर्गत जो है मूल तौर पर हम लोगों को यह देखना होता है, आर्थिक जीवन के अंतर्गत जो है मूल तौर पर हम लोगों को यह देखना होता है कि इस समय के लोगों का जो अर्थव्यवस्था था वह किस चीज पर निर्भर करता था। इस समय के लोगों का जो अर्थव्यवस्था था वह किस चीज पर निर्भर करता था। तो ऋग्वेदिक कालीन लोगों का जो सबसे प्रमुख व्यापार था, ऋग्वेदिक कालीन लोगों का जो सबसे प्रमुख काम था, सबसे प्रमुख व्यापार था, सबसे प्रमुख व्यापार था, जो उन लोगों का पेशा था, मतलब उन लोगों का जो सबसे प्राथमिक पेशा था, यानी सबसे जो प्रमुख काम था। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों के लिए सबसे पवित्र पशु गाय हुआ करता था। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों के लिए सबसे पवित्र पशु की हम बात करें तो सबसे पवित्र पशु जो है गाय हुआ करता था, सबसे पवित्र पशु गाय हुआ करता था। और ऋग्वेदिक काल में जो युद्ध हुए हैं, ऋग्वेदिक काल में अधिकतर युद्ध गाय के लिए ही हुआ है। ऋग्वेदिक काल में जो है अधिकतर युद्ध की हम बात करें तो ऋग्वेदिक काल में अधिकतर युद्ध गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेदिक काल में जो है आपको अधिकतर युद्ध किसके लिए हुआ है, तो ऋग्वेदिक काल में अधिकतर युद्ध जो है आपको गाय के लिए हुआ है। अधिकतर युद्ध किसके लिए हुआ है, गाय के लिए जो है आपको अधिकतर युद्ध हुए हैं। ठीक है, अब गाय के लिए ऋग्वेदिक काल में अधिकतर युद्ध हुए हैं और गाय के लिए ऋग्वेद में कई सारे शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय के लिए ऋग्वेद में अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशु। अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशु। अधन्या के बाद जो है गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्टि शब्द गाय की महत्ता को बताता है। गविष्टि शब्द जो है गाय की महत्ता को बताता है, गाय की महत्ता को बताता है। फिर जो है सतदाय शब्द का प्रयोग किया गया है, सतदाय शब्द का प्रयोग किया गया है। और सतदाय शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि देखिए आप इस बात को समझिए कि ऋग्वेदिक काल में गाय का कितना ज्यादा महत्व था। ऋग्वेदिक काल में यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, इस काल में अगर कोई व्यक्ति एक मानव की हत्या कर देता है और एक गाय की हत्या कर देता है, अगर कोई व्यक्ति एक मानव की हत्या करता है तो इसके लिए उसे क्षमा मिल सकता है, माफी मिल सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक गाय की हत्या करता है तो इसके लिए उसे क्षमा नहीं मिल सकता है, इसके लिए उसे क्षमा नहीं मिल सकता है। अगर एक मानव की हत्या किया है तो क्षमा मिल सकता है और एक गाय की हत्या किया है तो क्षमा नहीं मिल सकता है। एक मानव की हत्या करके आप राजा को 100 गाय दे करके, राजा को 100 गाय दे करके जो है आप माफी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अगर आपने एक गाय की हत्या की है तो आप किसी भी सूरत में माफी प्राप्त नहीं कर सकते थे। आपको या तो फांसी पर लटका दिया जाता या फिर आपको देश से निकाल दिया जाता, या तो फांसी पर लटका दिया जाता या फिर जो है आपको देश से निकाल दिया जाता। इसी के लिए ऋग्वेद में सतदाय शब्द का प्रयोग किया गया, सतदाय शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेदिक काल में जैसे आज की अगर आप बात करेंगे तो जिसके पास जितना अधिक रुपया पैसा है वह उतना अधिक धनवान है, जिसके पास जितना अधिक रुपया पैसा है वह उतना अधिक धनवान है। उसी प्रकार से जो है उस समय जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक गाय होता था, जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक गाय होता था उसे उतना अधिक धनवान माना जाता था, उसे उतना अधिक धनवान माना जाता था, उतना अधिक धनी माना जाता था। अब यहां पर इस बात को समझना है कि ऋग्वेदिक आर्यों के लिए गाय सबसे पवित्र पशु था। तो आपने इस चैप्टर को पढ़ते हुए इस बात को भी जाना है कि आपको जो है ऋग्वेदिक काल में, आपको जो है ऋग्वेदिक काल में जो आर्य लोग थे, आर्य मध्य एशिया से आए थे, आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे,
तो जो आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे वे चारागाह की खोज में आए थे, चारागाह की खोज में आए थे, पशुओं के चारागाह के खोज में आए थे, गाय के चारागाह की खोज में आए थे। तो गाय इन लोगों के लिए काफी ज्यादा पवित्र था। तो ऋग्वेदिक काल के लोगों का जो प्राथमिक पेशा था, जो प्राथमिक व्यवसाय था, ऋग्वेदिक कालीन लोगों का जो प्राथमिक पेशा था, प्राथमिक व्यवसाय था, वह आपको पशुपालन था। प्राथमिक पेशा की हम बात करें तो प्राथमिक पेशा क्या था? आपको पशुपालन, प्राथमिक पेशा पशुपालन था। वहीं द्वितीयक पेशा की हम बात करें तो इन लोगों का जो द्वितीयक पेशा था, अगर हम द्वितीयक पेशा की बात करें तो द्वितीयक पेशा जो है इन लोगों का कृषि हुआ करता था। द्वितीयक पेशा इन लोगों का कृषि हुआ करता था। यानी एक लाइन में अगर हम कहना चाहे तो एक लाइन में हम यह कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक आर्यों की जो अर्थव्यवस्था थी वह पशुपालन और कृषि पर निर्भर थी। ऋग्वेदिक आर्यों की जो अर्थव्यवस्था थी, ऋग्वेदिक आर्यों की जो अर्थव्यवस्था थी वह पशुपालन और कृषि पर निर्भर था। वह किस पर निर्भर था? पशुपालन और कृषि पर निर्भर था। पशुपालन और कृषि पर निर्भर था और प्रमुख धन गौधन ही हुआ करता था, गौधन ही हुआ करता था। गाय का पालन पोषण ये लोग किया करते थे और गाय के दूध को निकालने का काम पुत्री किया करती थी। गाय के दूध को निकालने का काम पुत्री किया करती थी, जिस वजह से पुत्री को दुहिता कहा जाता था, जिस वजह से पुत्री को जो है दुहिता कहा जाता था। और साथ ही साथ जो है आपको अगर गाय की हम बात करें तो गौधन ही सबसे प्रमुख धन माना जाता था, जिस वजह से गाय की चोरी हुआ करती थी। और जो गाय की चोरी हुआ करती थी, गाय की चोरी जो लोग किया करते थे उन्हें पनी कहा जाता था। पनी कहा जाता था। गाय की चोरी जो लोग किया करते थे उन्हें पनी कहा जाता था। और यहां पर हम आपको बता दें कि पनी कौन थे। ऋग्वेदिक काल में जो व्यापार करने वाले व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारी को ही पनी कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में व्यापार करने वाले जो व्यापारी होते थे, व्यापारी को ही पनी कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में व्यापार करने वाले जो व्यापारी होते थे, व्यापारी को ही पनी कहा जाता था। और पनी एक प्रकार का व्यापारी था। अब उस समय व्यापार भी हुआ करता था और व्यापार हुआ करता था तो आपके मन में यह सवाल जाएगा कि व्यापार किस प्रकार से हुआ करते थे। तो उस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ही हुआ करता था। और जब हम आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे थे तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ाने के दौरान हमने आपको वस्तु विनिमय प्रणाली के विषय में बताया था। तो हड़प्पा सभ्यता में जिस प्रकार से व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था, उसी प्रकार से जो है वैदिक सभ्यता में भी व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। वैदिक सभ्यता में भी व्यापार जो है आपको वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर जो है आपको हुआ करता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर हुआ करता था। तो पनी व्यापारी भी था और पनी जो है गाय की चोरी के लिए भी प्रसिद्ध था। पनी जो है गाय की चोरी के लिए भी प्रसिद्ध था। और ऋग्वेदिक काल में ही एक युद्ध हुआ है जिसे हम लोग दशराग युद्ध कहते हैं। ऋग्वेदिक काल में ही जो है एक युद्ध हुआ है जिसे हम लोग दशराग युद्ध कहते हैं। और यह जो दशराग युद्ध है, दशराग युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलती है। यह युद्ध जो है परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर जो है यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो है भरत कबीला सुदास और यह युद्ध जो है भरत कबीला सुदास और 10 राजाओं के संगठन और 10 राजाओं के संगठन के बीच हुआ था। 10 राजाओं के संगठन के बीच हुआ था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध में भरत कबीला सुदास की जीत हुई, 10 राजाओं के संगठन की हार हुई। और इसलिए भी हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। जो भरत कबीला सुदास थे, भरत कबीला सुदास ने 10 राजाओं के संगठन को पराजित किया और उत्तर भारतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। और सुदास भरत कबीला थे, जिस वजह से उस क्षेत्र का नाम भारत पड़ गया। और वही क्षेत्र बाद में जाकर भारतवर्ष कहलाया। क्या कहलाया? भारतवर्ष कहलाया। तो यह दशराग युद्ध के विषय में भी जो है आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा।
ठीक है। तो अब नीचे से आप हेडिंग मारिएगा आर्थिक जीवन, नीचे से हेडिंग मारिएगा आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, हेडिंग मारिएगा आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन लिखिएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का प्राथमिक पेशा पशुपालन, 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 प्राथमिक पेशा पशुपालन, जबकि द्वितीयक पेशा कृषि था, जबकि द्वितीयक पेशा कृषि था, जबकि द्वितीयक पेशा कृषि था, जबकि द्वितीयक पेशा कृषि था। अगला स्टार मार्क के लिखिएगा। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था, इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था, इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था, इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था, इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था, गाय को पवित्र पशु माना जाता था, फुल स्टॉप। उसी में आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गाय को लेकर ही हुई थी, आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गाय को लेकर ही हुई थी, आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गाय को लेकर ही हुई थी, आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गाय को लेकर ही हुई थी, आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गाय को लेकर ही हुई थी, आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गाय को लेकर ही हुई थी, 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 आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गाय को लेकर ही हुई थी, आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गाय को लेकर ही हुई थी, आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गाय को लेकर ही हुई थी। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा दशराग युद्ध, दशराग युद्ध, आगे हेडिंग मारिएगा दशराग युद्ध, आगे हेडिंग मारिएगा दशराग युद्ध, दशराग युद्ध, दशराग युद्ध, आगे हेडिंग मारिएगा दशराग युद्ध, दशराग युद्ध, दशराग युद्ध, दशराग युद्ध, दशराग युद्ध। इस युद्ध का विवरण ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, इस युद्ध का विवरण ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, इस युद्ध का विवरण ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, इस युद्ध का विवरण ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, इस युद्ध का विवरण ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, इस युद्ध का विवरण इस युद्ध का विवरण ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, इस युद्ध का विवरण ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। उसी में कंटिन्यू, यह युद्ध भरत कबीला सुदास, भरत कबीला सुदास, यह युद्ध भरत कबीला सुदास, यह युद्ध भरत कबीला सुदास, सुदास, यह युद्ध भरत कबीला सुदास, सुदास के कॉस्ट में वशिष्ठ मुनि,
सुदास के कॉस्ट में वशिष्ठ मुनि। यह युद्ध भरत कबीला सुदास, सुदास के कॉस्ट में वशिष्ठ मुनि। यह युद्ध भरत कबीला सुदास, सुदास के कॉस्ट में वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि को कॉलम में बंद कर देना है। सुदास के कॉस्ट में वशिष्ठ मुनि, सुदास के कॉस्ट में वशिष्ठ मुनि। यह युद्ध भरत कबीला सुदास, सुदास के कॉस्ट में वशिष्ठ मुनि। यह युद्ध भरत कबीला सुदास और 10 राजाओं के संगठन 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 और 10 राजाओं के संगठन, 10 राजाओं के संगठन के कॉस्ट में लिखिए विश्वामित्र, विश्वामित्र। 10 राजाओं के संगठन के कॉस्ट में लिखिए विश्वामित्र। 10 राजाओं के संगठन के कॉस्ट में लिखिए विश्वामित्र, विश्वामित्र। 10 राजाओं के संगठन के कॉस्ट में लिखिए विश्वामित्र। 10 राजाओं के संगठन के कॉस्ट में लिखिए विश्वामित्र, विश्वामित्र। 10 राजाओं के संगठन के कॉस्ट में लिखिए विश्वामित्र, विश्वामित्र, विश्वामित्र। यह युद्ध भरत कबीला सुदास और 10 राजाओं के संगठन के बीच हुआ। 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 फुल स्टॉप। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई। इस युद्ध में भरत कबीला सुदास की जीत हुई। इस युद्ध में भरत कबीला सुदास की जीत हुई। इस युद्ध में भरत कबीला सुदास की जीत हुई। इस युद्ध में भरत कबीला सुदास की जीत हुई। इस युद्ध में भरत कबीला सुदास की जीत हुई। इस युद्ध में भरत कबीला सुदास की जीत हुई। इस युद्ध में भरत कबीला सुदास की जीत हुई। फुल स्टॉप। भरत कबीला सुदास की जीत हुई। फुल स्टॉप। इस युद्ध में भरत कबीला सुदास की जीत हुई। भरत कबीला सुदास की जीत हुई। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, आगे स्टार मारिएगा। गाय के लिए अधन्या, गाय के लिए अधन्या, अधन्या देखिए लिखा होगा अधन्या, अधन्या के कॉस्ट में ना मारे जाने योग्य पशु। गाय के लिए अधन्या, अधन्या के कॉस्ट में ना मारे जाने योग्य पशु। गाय के लिए अधन्या, अधन्या के कॉस्ट में ना मारे जाने योग्य पशु। गाय के लिए अधन्या, अधन्या के कॉस्ट में ना मारे जाने योग्य पशु। शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में किया गया है। फुल स्टॉप। अगला स्टार मार के लिखिए। गविष्टि शब्द गाय की महत्ता को बताता है। 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 आगे स्टार मार के लिखिएगा। गाय की हत्या करने वालों के लिए, गाय की हत्या करने वालों के लिए वेदों में, गाय की हत्या करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड, गाय की हत्या करने वालों के लिए वेदों में, गाय की हत्या करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। मृत्युदंड अथवा मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। देश से निकाले जाने
की व्यवस्था थी, देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। अगला स्टार मार के लिखिएगा ऋग्वेद में, अगला स्टार मार के लिखिएगा ऋग्वेद में सतदय शब्द का विवरण मिलता है। 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 ऋग्वेद में सतदय शब्द का विवरण मिलता है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। ऋग्वेद में सतदय शब्द का विवरण मिलता है। ऋग्वेद में सतदय शब्द का विवरण मिलता है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। ऋग्वेद में सतदय शब्द का विवरण मिलता है। ऋग्वेद में सतदय शब्द का विवरण मिलता है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। ऋग्वेद में सतदय शब्द का विवरण मिलता है। ऋग्वेद में सतदय शब्द का विवरण मिलता है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। 100 गाय। किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। 100 गाय। आगे स्टार मार के लिखिएगा इस काल में पनी नामक व्यापारी गाय की चोरी के लिए विख्यात था। इस काल में पनी नामक व्यापारी, 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 इस काल में पनी नामक व्यापारी 100 गाय होगा, 1000 गाय नहीं होगा, 100 गाय होगा। ठीक है। इस काल में पनी नामक व्यापारी, इस काल में पनी नामक व्यापारी गाय की चोरी के लिए प्रसिद्ध था। इस काल में पनी नामक व्यापारी गाय की चोरी के लिए प्रसिद्ध था। इस काल में पनी नामक व्यापारी गाय की चोरी के लिए प्रसिद्ध था। इस काल में पनी नामक व्यापारी गाय की चोरी के लिए प्रसिद्ध था। फुल स्टॉप। आगे व्यापार पर पनी का अधिकार होता था। अगला स्टार मार के व्यापार पर पनी का अधिकार होता था। 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 इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। अगला स्टार मार के लिखिएगा इस काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था, क्योंकि इस काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था, क्योंकि इस काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था, क्योंकि
इस काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था क्योंकि इस काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था क्योंकि इस काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था क्योंकि इस काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था क्योंकि गाय का दूध पुत्री ही दूहती थी, क्योंकि गाय का दूध पुत्री ही दूहती थी, क्योंकि गाय का दूध पुत्री ही दूहती थी, क्योंकि गाय का दूध पुत्री ही दूहती थी। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। अगला स्टार मार के लिखिएगा, घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। घोड़ा घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। हाँ, अरे सर्वर में प्रॉब्लम है, सर्वर में प्रॉब्लम के कारण जो है सभी लोगों का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो हम एप्लीकेशन वाले को बोले हैं कि देखेगा सर्वर को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। 5000 के आसपास विद्यार्थी जो है टेस्ट में भाग लेता है और रिजल्ट 500-600 का देता है। ठीक है, पिछले बार तो 1000-1200 का रिजल्ट दिया था। 5000 के आसपास छात्र भाग लेते हैं टेस्ट में और रिजल्ट जो है 500-1000 का रहता है। समझ गए? तो अरे देखिए इसको, पिछले सप्ताह तो हम आपको बोले थे देखने के लिए, आप भी ध्यान में नहीं रखते हैं। नहीं हो बोलते हम क्या बजे से लोग क्या, अगले बार से नहीं होगा, अगले बार सबका आएगा ना। बात कीजिए बढ़िया से। वीडियो रुक रहा है ना? वीडियो नहीं रुक रहा है, सब चीज एकदम सही चल रहा है। चलिए, तो ये हो गया आर्थिक जीवन के विषय में। आर्थिक जीवन के विषय में जितनी भी बात हमने आपको बताया था हमने आपको लिखा दिया है। अब हम लोगों को ऋग्वेदिक कालीन लोगों के धार्मिक जीवन के विषय में देखना है। ऋग्वेदिक कालीन लोगों के धार्मिक जीवन के विषय में देखना है कि धार्मिक तौर पर जो है ये लोग कैसे थे। ठीक है, धार्मिक तौर पर जो है ये लोग कैसे थे, इन चीजों को जो है अब हमें आगे देखना है। धार्मिक तौर पर ये लोग कैसे थे, धार्मिक तौर पर। तो ऋग्वेदिक कालीन लोगों के धार्मिक जीवन, हेडिंग मार लीजिएगा धार्मिक जीवन। हेडिंग मारिए धार्मिक जीवन, हेडिंग मार लीजिए धार्मिक जीवन। ठीक है, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। ठीक है, धार्मिक जीवन। देखिए ध्यान दीजिएगा, धार्मिक जीवन में मूल तौर पर हमें यह देखना होता है कौन देवी देवता का प्रचलन था, कौन देवी किस चीज का देवी, किस चीज का देवी थी, कौन देवता किस चीज का देवता थे, एकेश्वरवाद था, बहुदेववाद था, इन्हीं सब चीजों के विषय में देखना होता है। जब आप ऋग्वेदिक कालीन लोगों के धार्मिक जीवन के विषय में, जब आप ऋग्वेदिक कालीन लोगों के धार्मिक जीवन के विषय में पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलता है कि इस समय जो है कई सारे देवी देवताओं की चर्चा देखने को मिलती है। इस समय इंद्र की चर्चा, वरुण की चर्चा, अग्नि की चर्चा, धौ की चर्चा देखने को मिलती है, पूषण की चर्चा, ईला, अरण्यई, अदिति, इन सभी देवियों की चर्चा देखने को मिलती है। यानी ऋग्वेदिक काल में कई सारे देवता थे और कई सारी देवियां थी। कई सारे देवताओं में इंद्र, वरुण, अग्नि, धौ इत्यादि, कई सारी देवियों में ईला, अरण्यई, अदिति, मतलब एक से अधिक देवी देवता की चर्चा देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ऋग्वेदिक कालीन लोग अलग अलग देवी देवता की पूजा करते होंगे। कहीं ना कहीं ऋग्वेदिक कालीन लोग अलग अलग देवी देवता की पूजा करते होंगे और अलग अलग देवी देवता की पूजा करते होंगे, इसलिए अलग अलग देवी देवता की पूजा करते होंगे, इसलिए जो है आपको यह कहा जा सकता है कि इस काल के लोग बहुदेववादी थे। इस काल के लोग क्या थे? बहुदेववादी। एकेश्वरवादी, बहुदेववादी।
हड़प्पा सभ्यता में हम आपको समझाए हुए हैं, तो यहां पर हम आपको समझाने वाले नहीं हैं। तो पहली बात यह है कि ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वे आपको बहुदेववादी थे। ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वे क्या थे? आपको बहुदेववादी। ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वे क्या थे? आपको बहुदेववादी। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ही हमें ऋग्वेदिक काल के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वह अग्नि देवता को समर्पित है। ऋग्वेद जो है, जो कि हमें ऋग्वेदिक काल के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देता है, जो ऋग्वेद है इसका जो पहला मंत्र है, ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है यह अग्नि देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है यह अग्नि देवता को समर्पित है। और अगर हम बात अग्नि देवता की करें, अगर हम बात अग्नि देवता की करें तो जो अग्नि देवता है, जो अग्नि देवता है, अग्नि देवता की अगर बात की जाए तो जो अग्नि देवता है, अग्नि देवता मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है। मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है। आज भी आप जब ईश्वर की आराधना पूजा करते हैं तो अगरबत्ती धूप बत्ती जो है जलाते हैं, दिखाते हैं, तो ये क्या कर रहा है? ये मध्यस्थता कर रहा है। हम मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करने का काम जो है आपको अग्नि देवता करता है। और अग्नि की चर्चा ऋग्वेद में 200 बार देखने को मिलती है। अगर हम अग्नि की बात करें तो जो अग्नि देवता है, अग्नि की चर्चा ऋग्वेद में 200 बार देखने को मिलती है। और अग्नि के लिए ऋग्वेद में भवन चक्षु सात जिह्वा जाति वेदस, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में जो है सात जिह्वा, सात जिह्वा, जिह्वा, भवन चक्षु, भवन चक्षु, जाति वेदस, जाति वेदस, ये तमाम प्रकार, समझ गए, ये तमाम प्रकार के शब्दों की चर्चा जो है, ये तमाम प्रकार के शब्दों की चर्चा, शब्द का जिक्र अग्नि देवता के लिए जो है ऋग्वेद में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। वहीं अग्नि से भी ज्यादा चर्चा ऋग्वेद में इंद्र की मिलती है। और इंद्र की अगर आप बात करेंगे तो जो इंद्र है यह आर्यों के वर्षा एवं युद्ध के देवता हैं। और जो इंद्र है, इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार देखने को मिलती है। जितने भी देवी देवता हैं उन सभी देवी देवताओं में अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जिस देवता की चर्चा देखने को मिलती है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जिस देवता की चर्चा देखने को मिलती है वह आपको इंद्र है। इंद्र की चर्चा 250 बार देखने को मिलती है, जिस वजह से इंद्र को ऋग्वेदिक कार्यों का सबसे लोकप्रिय देवता माना जाता है। जो इंद्र है, इंद्र को ऋग्वेदिक कार्यों का जो है सबसे लोकप्रिय देवता माना जाता है। इंद्र को ऋग्वेदिक कार्यों का सबसे लोकप्रिय देवता माना जाता है। और इंद्र के लिए ऋग्वेद में कई सारे शब्द आए हैं। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द आया है, पुरंदर, पुरंदर के बाद रथेष्ट, 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 रथेष्ट के बाद जो है आपको मधवा, मधवा, सोमपाल इत्यादि शब्द जो है ऋग्वेद में इंद्र के लिए ही आए हैं, इंद्र के लिए ही आए हैं। इसके बाद इंद्र सबसे लोकप्रिय देवता, दूसरे सबसे लोकप्रिय देवता अग्नि। वहीं तीसरे सबसे लोकप्रिय देवता की हम बात करें तो जो तीसरा सबसे लोकप्रिय देवता है वह आपको वरुण है। जो तीसरा सबसे लोकप्रिय देवता है वह आपको वरुण है। वरुण की चर्चा ऋग्वेद में 30 बार देखने को मिलती है। और इसके लिए ऋतस्य गोपा शब्द, ऋतस्य गोपा शब्द, इसके लिए जो है ऋतस्य गोपा शब्द आया है। इसके लिए कौन सा शब्द आया है? आपको ऋतस्य गोपा शब्द जो है इसके लिए आपको आया है। इसके अलावे और भी कई सारे देवता, जैसे धौ देवता की चर्चा मिलती है। और जो धौ देवता है यह आकाश का देवता है, यह आकाश का देवता है। और ऋग्वेदिक कालीन सभी देवी देवताओं में सबसे प्राचीनतम देवता धौ देवता है। फिर पूषण है, पशुओं के देवता हैं। ईला है, संकट हरने वाली देवी है। उषा है, प्रभात की देवी है। अरण्यई है, जंगल की देवी है। अदिति है,
सभी देवियों की माता है, अदिति है, सभी देवियों की माता है। तो ये तमाम प्रकार के देवी देवताओं की चर्चा ऋग्वेदिक काल में देखने को मिलती है। तो ये जो तमाम प्रकार की देवी देवताओं की चर्चा ऋग्वेदिक काल में देखने को मिलती है, ये चीज कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि इस समय के लोग जो है आपको बहुदेववादी हुआ करते थे। समझ गए? इस समय के लोग क्या हुआ करते थे? बहुदेववादी हुआ करते थे। ठीक है, तो अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए, नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। हेडिंग मार लीजिएगा। नीचे से लिखिए। नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिए। धार्मिक जीवन या धार्मिक स्थिति। सोम देवता वनस्पति का देवता था। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसकी चर्चा है। लिखिएगा, नीचे से लिखिए, नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। इस काल के लोग बहुदेववाद के समर्थक थे। इस काल के लोग, देखिए ये शाम में 5 से 7 फाउंडेशन बैच का क्लास चल रहा है। जो लोग इस बैच के नहीं है वो स्किप हो जाइए। ठीक है, आप लोग का बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। बात समझ में आएगा तब ना। सचिन कुमार जी आप क्या बोल रहे हैं? अरे बोलना क्या चाहते हैं? स्पष्टता पूर्वक बोलिए ना जी। ठीक है, कौन बैच के हैं? सचिन कुमार सबसे पहले आप हमको ये बात बताइए, आप किस बैच के हैं? ये सब पागल लड़का सब है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। टेलीग्राम पर हर प्रकार का सूचना देते हैं, जाकर के देखिए ना। ठीक है, अब डेली इसी वजह इसी भाई सब लिखिए, लिखिए आप लोग लिखिए। है कमेंट बंद कीजिए तो यहां से, फालतू है। लिखिए। सेकेंड दरोगा बैच के हैं तो सेकेंड दरोगा बैच कब हुआ है नहीं हुआ ये सब नहीं पता है। पागल लड़का सब, एकदम सब माथा चाटने वाला सब आ गया, कहां कहां से उठ के आ गया है। लिखिए, इस काल के लोग बहुदेववाद के समर्थक थे। सब फालतू कमेंट करने के लिए आया है। कौन बैच कहां? ठीक है, टेलीग्राम पे सूचना देते हैं, नहीं पता है। टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे जाकर के देखिए ना किस बैच का क्या है, कैसे है। लिखिए, चलिए लिखिए, आप लोग लिखिए। कौन है जी? लिखिए, इस काल के लोग बहुदेववाद के समर्थक थे। इस काल के लोग बहुदेववाद के समर्थक थे। इस काल के लोग बहुदेववाद के समर्थक थे। बहुदेववाद के समर्थक थे। इस काल के इस काल के इस काल के धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी हमें
इस काल के धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी हमें, इस काल के धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी हमें, इस काल के धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, 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 ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है, अग्नि देवता को समर्पित है। आगे स्टार मार के लिखिएगा। इस काल के सबसे प्राचीनतम देवता धौ हैं। अगला स्टार मार के लिखते जाइएगा, स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। इस काल के सबसे प्राचीनतम देवता धौ है, जो कि आकाश के देवता हैं। इस काल के सबसे प्राचीनतम देवता धौ है, जो कि आकाश के देवता हैं। इस काल के सबसे प्राचीनतम देवता धौ हैं, जो कि आकाश के देवता हैं। इस काल के सबसे प्राचीनतम देवता धौ है, जो कि आकाश के देवता हैं। इस काल के सबसे प्राचीनतम देवता धौ है, जो कि आकाश के देवता हैं। इस काल के सबसे प्राचीनतम देवता धौ है, जो कि आकाश के देवता है, जो कि आकाश के देवता है। आगे आगे स्टार मार के लिखिएगा। ऋग्वेदिक आगे स्टार मार के लिखिएगा। ऋग्वेदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता 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 सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र 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 थे इंद्र थे इंद्र थे इंद्र थे इंद्र थे। इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार देखने को मिलती है। इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार देखने को मिलती है। इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार देखने को मिलती है। इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार देखने को मिलती है। इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार देखने को मिलती है। फुल स्टॉप फुल स्टॉप। इंद्र आर्यों के इंद्र इंद्र आर्यों के युद्ध देवता माने जाते हैं। इंद्र आर्यों के युद्ध देवता कोमा वर्षा आंधी तूफान का देवता माने जाते हैं। इंद्र आर्यों का युद्ध देवता इंद्र आर्यों का युद्ध देवता वर्षा देवता वर्षा देवता वर्षा देवता आंधी तूफान का देवता आंधी तूफान का देवता माना जाता है। 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 अच्छा, ये बात लिखाए हैं
कि ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा 250 बार है, लिखाए हैं। ये बात देखिए तो लिखाए हैं, ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा 250 बार है। लिखाए हैं, बोलिए ना जल्दी। नो, नहीं लिखाए, नहीं लिखाए, लिखिए। ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा 250 बार है। 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 ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा 250 बार है, 250 बार है। ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा 250 बार है। उसी में कंटिन्यू इंद्र के लिए ऋग्वेद में, इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, रथेष्ट, मध्वा, सोमपाल, इंद्र के लिए ऋग्वेद में, इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, रथेष्ट, मध्वा, सोमपाल। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, रथेष्ट, मध्वा, सोमपाल। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, रथेष्ट, मध्वा, सोमपाल। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, रथेष्ट, मध्वा, सोमपाल। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, रथेष्ट, मध्वा, सोमपाल इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द आया है, इत्यादि शब्द आया है, इत्यादि शब्द आया है, इत्यादि शब्द आया है, इत्यादि शब्द आया है। अब नीचे स्टार मार के लिखिएगा, नीचे स्टार मार के लिखिएगा। ऋग्वेदिक कालीन दूसरा सबसे लोकप्रिय देवता, ऋग्वेदिक कालीन दूसरा सबसे लोकप्रिय देवता, ऋग्वेदिक कालीन दूसरा सबसे लोकप्रिय देवता। ऋग्वेदिक कालीन दूसरा सबसे लोकप्रिय देवता, ऋग्वेदिक कालीन दूसरा सबसे लोकप्रिय देवता अग्नि है। ऋग्वेदिक कालीन दूसरा सबसे लोकप्रिय देवता अग्नि है, अग्नि है, अग्नि है। ऋग्वेदिक कालीन दूसरा सबसे लोकप्रिय देवता अग्नि है, अग्नि है, अग्नि है। अग्नि की चर्चा अग्नि की चर्चा, अग्नि की चर्चा ऋग्वेद में 200 बार, अग्नि की चर्चा ऋग्वेद में 200 बार। अग्नि की चर्चा ऋग्वेद में 200 बार देखने को मिलती है, फुल स्टॉप। अग्नि के लिए ऋग्वेद में, अग्नि के लिए ऋग्वेद में, अग्नि के लिए ऋग्वेद में 7 जिह्वा भवन चक्षु जाति वेदस। अग्नि के लिए ऋग्वेद में 7 जिह्वा भवन चक्षु जाति वेदस। अग्नि के लिए ऋग्वेद में 7 जिह्वा भवन चक्षु जाति वेदस। अग्नि के लिए ऋग्वेद में 7 जिह्वा भवन चक्षु जाति वेदस, जाति वेदस शब्द का प्रयोग किया गया है, 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 फुल स्टॉप। अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है, फुल स्टॉप। अग्नि, अग्नि मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है।
अग्नि मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है। अग्नि मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है। अग्नि मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है। अग्नि मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है। मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है। मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है। फुल स्टॉप। आगे स्टार मार के लिखिएगा। ऋग्वेदिक कालीन तीसरा सबसे प्रमुख देवता ऋग्वेदिक कालीन तीसरा सबसे लोकप्रिय देवता वरुण है। ऋग्वेदिक कालीन तीसरा सबसे लोकप्रिय देवता वरुण है। वरुण है। वरुण है जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 30 बार देखने को मिलती है। जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 30 बार देखने को मिलती है। जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 30 बार देखने को मिलती है। जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 30 बार देखने को मिलती है। जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 30 बार देखने को मिलती है। ऋग्वेद में वरुण के लिए ऋतस्य गोपा शब्द आया है। ऋग्वेद में वरुण के लिए ऋतस्य गोपा शब्द आया है। ऋग्वेद में वरुण के लिए ऋतस्य गोपा शब्द आया है। ऋग्वेद में वरुण के लिए ऋतस्य गोपा शब्द आया है। यह भी आकाश का देवता माना जाता 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 है। आकाश का देवता माना जाता है। फुल स्टॉप। आगे आगे लिखिएगा। पूषण, हेडिंग मारिए पूषण, डैश देकर लिखिए पशुओं का देवता। आगे हेडिंग मारिए पूषण, डैश देकर लिखिए पशुओं का देवता। पशुओं का देवता। मरुत, आंधी का देवता। पूषण पशुओं का देवता। पूषण पशुओं का देवता। पूषण पशुओं का देवता। मरुत आंधी का देवता। सोम वनस्पति का देवता। आगे हेडिंग मारिए पूषण डैश देकर पशुओं का देवता। आगे हेडिंग मारिएगा पूषण पशुओं का देवता। पूषण पशुओं का देवता। मरुत आंधी का देवता। मरुत आंधी का देवता। सोम वनस्पति का देवता। सोम वनस्पति का देवता। सोम वनस्पति का देवता। सोम वनस्पति का देवता। आगे अब आप हेडिंग मारिएगा प्रमुख देवी। प्रमुख देवी। अदिति। प्रमुख देवी में सबसे पहले अदिति डैश देकर सभी देवियों की माता। 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 ईला। ईला संकट हरने वाली देवी। ईला संकट हरने वाली देवी। 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 आगे उषा प्रभात की देवी। 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 आगे अरण्यई।
अरण्यई, अरण्यई, अरण्यई जंगल की देवी, अरण्यई जंगल की देवी, अरण्यई जंगल की देवी, अरण्यई जंगल की देवी, अरण्यई जंगल की देवी। सोम का मतलब वनस्पति, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा। अरण्यई जंगल की देवी, जंगल की देवी खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ऋग्वेदिक काल खत्म हो गया। ऋग्वेदिक काल के बाद जो आगे हम लोगों को पढ़ना है वह आपको उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वेदिक काल जो आगे हम लोगों को पढ़ना है वह आपको उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल है। अब ध्यान से सुनिए चीजों को। चलिए इससे आगे अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो आज जो है शाम में 7 से 9 फाउंडेशन बैच वाले छात्रों को भी पढ़ाना था, लेकिन आप लोगों के कमेंट से दिमाग मेरा खराब हो गया, जिस वजह से 7 से 9 फाउंडेशन बैच को आज नहीं पढ़ाएंगे। अब जो है 7 से 9 फाउंडेशन बैच को जो है कल पढ़ाएंगे 3 बजे से, कल पढ़ाएंगे 3 बजे से। तो अब आपका क्लास ऑफलाइन प्रारंभ होगा 30 जनवरी से, और 30 जनवरी से जो ऑफलाइन क्लास प्रारंभ करेंगे वहीं पर जो है आपको उत्तर वैदिक काल जो है हम आपको पढ़ाएंगे, और उत्तर वैदिक काल पढ़ा करके जो है समाप्त कर देंगे। उत्तर वैदिक काल पढ़ाएंगे और पढ़ा करके समाप्त कर देंगे। ठीक है, और आज के क्लास का रिकॉर्डिंग जो है रहेगा, आज के क्लास का रिकॉर्डिंग रहेगा। लगभग 2 घंटे का क्लास हुआ होगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे क्लास जो है 30 जनवरी से ऑफलाइन खुल रहा है। 30 जनवरी से क्लास ऑफलाइन खुल रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ में होगा, और आप भरोसा रखिए कि हम अपने रूम पर सिस्टम बैठा लिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर क्लास में वहाँ पर दिक्कत भी हो जाता है तो ऑनलाइन क्लास कर देंगे, अपना रूम से आकर के क्लास ले लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग जितना दिमाग खराब किए, इससे पहले जो है जब क्लास ऑफलाइन बंद हुआ तो बिहार दरोगा पहला बैच, बिहार दरोगा दूसरा बैच, सुबह 8 से 10 फाउंडेशन, 10 से 12 फाउंडेशन, फिर टेस्ट, सब चीज ऑर्गेनाइज करवाएं। लेकिन जो है हर कोई बढ़िया से पढ़ा, लेकिन आपके बैच में कुछ ज़्यादा ही होशियार बुद्धियार लोग हैं, तो ज़्यादा होशियार बुद्धियार लोग जो है सफल नहीं होता है, वो रोड पे घूमते रह जाता है, जीवन में उसको कुछ मिल नहीं पाता है। समझ गए? चलिए ठीक है, धन्यवाद।